हेलो बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों का एक मार्क्स में टॉपिक बचा हुआ है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वैसे तो कल डिस्कस कर लिया था, है ना, लास्ट टाइम। वर्ग संघर्ष हिंदी में कहते हैं इसे, ठीक है। आपसे मैंने कहा था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। तो उसमें जब मैंने कहा था कि देखो पुराने समय से लेकर के आधुनिक काल तक सोसाइटी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा, है ना। पहले वाद आया, फिर प्रतिवाद आया, देन संवाद, यानी कि थीसिस, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस हो गया। तो ये जो आपके थीसिस हैं, है ना, और आपके बाद में जो सिंथेसिस हुआ, इस तरीके की जो प्रोसेस थी वो डायलेक्टिसिज्म थी, द्वंद्ववाद थी। और जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रक्रिया की बात हमने जब की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा समाज में दो वर्ग पाए गए, है ना। हर समाज में उन्होंने 5 स्टेजेस डिवाइड की ना। अब पूरा प्राचीन काल से लेकर के अभी तक आधुनिक काल तक उन्होंने कहा कि 5 स्टेजेस से गुजरा वो। तो हर एक स्टेजेस में आपको 2 क्लास देखने को मिलते हैं, है ना। और उन दोनों क्लासेस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी न किसी चीज़ को लेकर के। फिर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक नई स्टेज आ गई। फिर दो क्लासेस में हमारी पूरी सोसाइटी डिवाइड हो गई। उन्होंने हर एक स्टेज में क्लास को सोसाइटी को 2 क्लास में डिवाइड किया है ना। तो उन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो संघर्ष होता है, जो असहमतियाँ होती हैं, जो विरोध होता है, तो वही सारी चीज़ें हम इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी में बताएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हर एक समाज में वर्ग संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, और इतिहास से लेकर के प्राचीन काल के समय से लेकर के आपको आधुनिक काल तक आपको वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है क्लास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, यही कि उन्होंने कहा कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, 2 क्लासेस होते हैं, और दोनों के बीच में कुछ ना किसी चीज़ को लेकर के असहमति होती है ना, विरोध होता है। और हमेशा एक के पास सारी शक्तियाँ होती हैं और दूसरा असहाय होता है, निर्धन होता है, ठीक है, और लाचार होता है। तो मतलब दोनों के बीच में इसी तरीके से संघर्ष होगा, है ना। और हम लोग जब मार्क्स को पढ़ेंगे, अब मार्क्स के बारे में जब एकदम स्पेसिफिकली बताएंगे, तो हम लोग फिर ये सारी चीज़ें इन जनरल बता करके फिर हम लोग बताएंगे कि जो मार्क्स ने बताया उस समय क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ मार्क्स के टाइम पर, यानी कि मार्क्स के समय पे जो वर्ग संघर्ष हुआ था, उसके क्या रीजंस थे, है ना। वो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की प्रोसेस है, उसके वो प्रोसेस कैसी थी और उसके रीजंस क्या थे, ठीक है, कॉजेस, वो हम बताएंगे। उसके बाद आपका ये टॉपिक फिर आप मतलब कहीं अटेम्प्ट करते हो तो फिर मतलब ये पूरा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग रीजंस देख लेते हैं। अब आपको मालूम है ना कि जो मार्क्स का टाइम था उस समय क्या था, सोसाइटी में 2 क्लासेस डिवाइड थी, डिवीज़न 2 क्लासेस में था सोसाइटी का। एक था प्रोलेटरिएट, एक था क्या, बुर्जुआजीज, है ना। 2 लोग थे, एक प्रोलेटरिएट्स थे जो कि जिनके पास कुछ नहीं था, जो लोग क्या कहलाते हैं, हैव नॉट्स। और जो बुर्जुआजीज थे वो कौन थे, हैव्स थे, जिनके पास सारा रिसोर्स था प्रोडक्शन का। और जो लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस में सहभाग करते थे, है ना, पार्टिसिपेट करते थे उत्पादन की प्रक्रिया में, वो लोग कौन थे, प्रोलेटरिएट, ठीक है। तो ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट था उनके टाइम पे, वो यही था कि कैसे हम अपने ऊपर हो रहे इस अत्याचार से मुक्ति पाएँ, ठीक है। और श्रमिक वर्ग का ये जो प्रोलेटरिएट क्लास है, इसका पूरा अधिकार हो जाए समाज पर, उत्पादन के साधन पर, ठीक है, राजनीतिक सत्ता पर। मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग कितने लोग इंग्लिश मीडियम हो,
ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा इंग्लिश मीडियम कितने लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को मेरी बातें समझ में आए। ठीक है, चलो फिर हम लोग प्रोसेस देखते हैं जब, तो इस तरीके से हमें इसमें कुछ कॉजेज़ दिखाई देते हैं, है ना, इनकी प्रोसेस के बीच में, जैसे कि सर्वहारा वर्ग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रोलेटरिएट। अब प्रोलेटरिएट के डेवलपमेंट की बात क्या है, बहुत सिंपल है। पहले तो देखते हो ना, हमेशा क्या है, उसको एक वर्ग को बहुत ही ज़्यादा उस पर अत्याचार हो रहा है, उसको बहुत गरीब बना करके रखा है, बट उसके अंदर अभी तक वो लोग कौन सा वर्ग है, वो जो गरीब वाला है वो स्वयं में वर्ग है ना। इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। स्वयं में वर्ग को इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लास इन इटसेल्फ है वो। अभी तक जो क्लास इन इटसेल्फ होता है उसके अंदर क्या होता है, फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है ना। अब फॉल्स कॉन्शियसनेस को क्या कहेंगे हिंदी में, कॉन्शियसनेस को कहते हैं चेतना, और फॉल्स को अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को मालूम हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वैसे इंग्लिश में याद रखा करो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो बीच में एक आधे वर्ड्स। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस की वजह से वो लोग क्या थे, अभी तक जब तक ये आपका आधुनिक वर्ग नहीं आया था तब तक क्या था, वो लोग कोई भी विरोध नहीं कर रहे थे, उन्हें लग रहा था उनकी गरीबी उनकी नियति है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपका आधुनिकीकरण हुआ, आधुनिक युग आया, तो इसमें क्या हुआ कि वो लोग क्या हुए, एकजुट हुए। जब वो लोग मशीन्स में काम कर, आपके उद्योगों में, उनके धंधों में, ठीक है, वो लोग लग गए और उनके यहाँ फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए गए, तो वो सारे एकजुट हुए वहाँ पर। अब देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, जो आपका क्लास वाला आपका वो था, वर्ग वाला वीडियो था, तो उसमें आपको बताया था ना कि अगर किसी को हम क्लास कह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या है, एक ट्रू क्लास वही होता है जिसमें अगर जो लोग एकत्रित हों, जो लोग कलेक्ट हो एक जगह, ठीक है, मतलब लोग मिलते रहें, आपस में कम्युनिकेशन हो, लोग अपनी आपस में बातचीत करें, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो पानी ज़रूरी है क्लास में, और उसके बाद उनमें एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उन्हें पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस हुए जा रहा है, बस ये तो हमारा भाग्य है कि हमें पढ़ाई करनी है, अब सब पढ़ते हैं तो हमको भी पढ़ना है ना, क्या कर सकते हैं, कोई और रास्ता ही नहीं है। ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। जैसे आप लोगों हो सकता है काफ़ी बच्चों के अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस हो, सोच रहे हो सब पढ़ाई करते हैं, है ना, सोसाइटी में नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे, है ना, सब पढ़ते हैं इसलिए हम भी पढ़ेंगे, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। आपको पूरी जागरूकता होनी चाहिए, किस लिए पढ़ रहे हो, क्या गोल है ना, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, है ना, किस रास्ते पर जाना चाहिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। वैसे इनके अंदर भी पहले फॉल्स कॉन्शियसनेस ही, इन्हें लगा सब चलता है, सब होता ही रहता है, लेकिन बाद में इन्हें लगा, सब एकत्रित हुए, फैक्ट्रीज़ में गए, एक साथ मिले, काम किया, बात की, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, फिर इनके अंदर जागरूकता आई, फिर इनके अंदर चेतना आई कि फिर वो लोग क्या, उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई। अब ये लोग क्या बन गए, ट्रू क्लास बन गए। अब ये लोग क्या हो गए, क्लास फॉर इटसेल्फ, स्वयं के लिए वर्ग हो गए ये लोग, है ना। और इसके बाद फिर ये लोग अब अपनी बात को रखेंगे, है ना, और अपनी बात को रखने के लिए इनके अंदर चेतना आ गई, इनके अंदर विचारों का संचार हो गया, और अवेयर हो गए कि अरे तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ऐसे करके बात करे होंगे, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, अब इनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर होगा आपका संपत्ति का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इस प्रोसेस के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाली प्रोसेस के रीजंस पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक तो हो गया क्यों क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक तो हो गया प्रोलेटरिएट का डेवलपमेंट, ठीक है, सर्वहारा वर्ग का विकास। फिर नेक्स्ट कॉज क्या है, संपत्ति का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है,
मार्क्स कहते हैं एक्चुअली में सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी होती है वो ही मेन होती है ना। जब आप सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका फिर सोशियो पॉइंट पर वीडियो सब अवेलेबल है, सब एक तरफ से आपका सोशियो पॉइंट चैनल पर सारी वीडियोस मार्क्स के अवेलेबल है। ये हम डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको अलग चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। जो प्रॉपर आपको टाइप करके, मुझे पूरा टाइम मिलता है तो मैं टाइप करके आपको एक एक चीज़ बताती हूँ जब, तो मैं उसको वहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे वीडियोस डाल रही हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये वाले वीडियो ऐसे हैं बेकार हैं, इनमें गलत सलत बता रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से वो सब कवर करो, आपको अगर बेस नहीं कवर है आपका तो सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, अधिसंरचना, अधोसंरचना जैसे शब्दों का अगर मैं इस्तेमाल करूँगी, आपको अगर ये वर्ड्स क्लियर नहीं है तो फिर बेकार है, ठीक है। तो इसलिए उसको पढ़ो। अब देखो, संपत्ति का महत्व आपको आराम से समझ में आ जाता अगर आपने सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर पढ़ा होता। अधिसंरचना और अधोसंरचना उसी को लिखना है यहाँ पर, कि जिसके पास सारी प्रॉपर्टी होती है वो समाज में उसका स्थान ऊंचा होता है, और वो ही लोग रिलीजन, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ बता दी आपको मैंने, रिलीजन तक डिसाइड करते हैं कि कैसा होगा, कौन मानेगा, है ना। बाकी चीज़ें तो फिर छोड़ ही दो, हमारा कल्चर, हमारा पहनावा, रहन सहन, तौर तरीके, हर चीज़ वो लोग डिसाइड करते हैं जिनके पास पैसा होता है, क्योंकि वो लोग पॉलिटिक्स और इकोनॉमी हर चीज़ में वो लोग स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो आपकी प्रोसेस है कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें संपत्ति का महत्व का भी एक बहुत बड़ा रोल है, कि आपके पास संपत्ति है तो आप सब कुछ हैं। तो एक के पास नहीं है तो वो लेने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। और उसको आप प्रॉपर पैसे दे भी तो नहीं रहे हो, आप सरप्लस वैल्यू ले रहे हो, तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उसके हिस्से का तो दो भाई उसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी, और सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर प्लीज़ पढ़ लेना, अधिसंरचना और अधोसंरचना, ठीक है। फिर आपका आता है आर्थिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति का प्रादुर्भाव, एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम इकोनॉमिक पावर, ठीक है। ये आपका प्रोसेस का कॉज है। अभी अभी आपको बताया ना, देखो हेडिंग को ध्यान से सुनो, आर्थिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति का प्रादुर्भाव, इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम इकोनॉमिक पावर, समझ गए ना। इकोनॉमी ही सब कुछ है, अभी मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमी ही सब कुछ है। इकोनॉमी जिसके कंट्रोल में है, समझ लो हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। अब देखो, ये सारी बातें आप सोच रहे होगे मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, सही बात है, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से मार्क्स का पढ़ो, ये मार्क्स का है, बाद में एनालिसिस करना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारी सोसाइटी पे अप्लाई हो रहा है। अभी ये देखो कि मार्क्स क्या मानते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मार्क्स की हैं, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर की बात की, उसमें आपको क्लियरली बता दिया, जिसके पास अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का कंट्रोल है, आर्थिक शक्ति का उसके पास है, ठीक है, तो वो हर चीज़ सोसाइटी का डिसाइड कर लेगा, और पॉलिटिक्स भी उसी के कंट्रोल में होगी, है ना। राजनीतिक शक्ति भी उसी के हाथ में होगी। ये मार्क्स के टाइम की बातें हैं, ठीक है, उनके टाइम पे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह जब हो चुका था, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा सरप्लस वैल्यू कमा रहे थे। सरप्लस वैल्यू आपको क्लियर कर दिया है मैंने, है ना। सरप्लस वैल्यू भी सारे वीडियोस देखो एक तरफ से, जिसको मार्क्स समझना है सोशो पॉइंट पे जा कर के एक लाइन से अपना पूरा बेस कवर कर ले, एक लाइन से सारे मार्क्स की वीडियोस देखो, है ना। और सीक्वेंस से देखना, ये नहीं कि फिर आगे पीछे, सीक्वेंस से देखो। तो इस तरीके से क्या है, पुलिस, न्यायालय, प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं, वो सब के सब किसके किसके हक में रहेंगे, किसके लिए काम करेंगे, जिनके पास पैसा है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो आज ही आप अब आज हमारे आज के समय को देख लो, कि अगर कोई इंसान छोटा सा क्राइम कर देता है और वो गरीब होता है, तो पुलिस फटाफट उसको 2 थप्पड़ लगा देती है ना। पैरों से कई बार उसको मारते हुए दिखाया गया है, बांध के मारा है, हर तरीके से। उसके बाद उसको अरेस्ट करके भी ले जाती है, कई बार ऐसा हुआ है कि लॉकअप में डेथ हो गई उस पर्सन की, है ना। उसने, हमारे यहाँ जो कानून बना हुआ है, उसने क्या सिखाया है हमें, हमारे कानून, हमारा मॉडर्न है,
वो मारपीट करना, अत्याचार करना नहीं सिखाता। अगर किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया है तो हम जा कर के उसको पीटेंगे नहीं, ले जा कर के, भले ही कितना गुस्सा आ रहा हो, पीटेंगे नहीं। एक रूल रेगुलेशन बना हुआ है, उसके हिसाब से उसको दंड देंगे, कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, ठीक है। तो पावर पुलिस के हाथ में जब आ जाती है तो वो मनमाने ढंग से काम करती है, ठीक है। और अगर वही कोई क्रिमिनल हो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, तो फिर देखिए आप, उसको छू भी नहीं सकता है कोई, है ना। तो ये है किसकी, पैसे की ताकत। ये आज भी आपको देखने को मिलती है, जब इतने सारे रिटन रूल्स हैं कि किसी को टच भी नहीं करना है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों को अभी भी प्रताड़ित कर रहे हैं। सिर्फ शक्ति किसकी है, पैसे की है। और वो लोग क्या करते हैं, जो पैसे वाले हैं वो छूट भी जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे, मार्क्स के टाइम पे क्या था, उनके टाइम पे भी यही हालत थी कि जो पैसे वाले हैं उनके कंट्रोल में सब कुछ है, यहाँ तक कि पुलिस भी है, यहाँ तक कि जस्टिस भी उन्हीं के कंट्रोल में है, ठीक है। न्यायालय वगैरह सब कुछ उनके हाथ में। तो इस तरीके से क्या है, आर्थिक शक्ति की वजह से राजनीतिक शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है, इमरजेंस हो रहा है, ठीक है। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्गों का ध्रुवीकरण, ठीक है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की प्रोसेस में क्या होता है, एक कॉज पढ़ रहे हैं, फिर से याद दिला दूँ, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस, है ना। वर्गों का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस में क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस या वर्गों का ध्रुवीकरण को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोसाइटी है, सोसाइटी में देखो किसी के पास 100 रुपये होंगे, किसी के पास 1000 रुपीज़ होंगे, किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 20 होंगे, किसी के पास 50 भी हो सकते हैं, है ना। किसी के पास 500 भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी के पास 300 भी हो सकते हैं। मतलब सोसाइटी ऐसी तो है नहीं कि किसी के पास 10 रुपीज़ होंगे, किसी के पास 1000, सिर्फ दो ही लोग, किसी के पास 10, किसी के पास 1000, ऐसा तो है नहीं। बट ऐसा तो होगा ना कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बहुत कम है, ऐसा तो होगा ना, ठीक है। और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, और ये सब ठीक ठाक कंडीशन में रहेंगे, मतलब इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं लेकिन अच्छा तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो सोसाइटी में एक 100 रुपये वाली क्लास है, एक 50 रुपये वाली, ठीक है, कोई 60 भी है, कोई 200 भी है, लेकिन एक जो है वो 1000 वाली क्लास है, ठीक। और एक है 10 रुपये वाली क्लास, समझ गए ना, समझा रही हूँ, पोलराइजेशन समझ लो। अब देखो सोसाइटी बहुत सारी क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसमें पोलराइजेशन कैसे बताओगे, देखो परेशान तो ये है और खुश तो ये है ना। लेकिन इनको भी कुछ खास मिल नहीं रहा है, इन सबको कुछ खास मिल नहीं रहा है, लेकिन चाहते तो सब है ना, चाहते तो सब है कि मेरे पास इतना पैसा हो, मेरी आने वाली 10 पीढ़ियाँ बैठ कर के खाएं, है ना। ऐसे कि सुनते हो ना डायलॉग, मेरे पास इतना पैसा है कि आने वाली 7 पुश्तें भी बैठ कर के खाएंगी, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चाहते तो सब यही है ना, अपना देख नहीं रहे हैं और आने वाली 7 पुश्तों के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की मेंटालिटी आपको देखने को मिलती है, पैसे इकट्ठा करके रखना चाहते हैं और उनके अंदर उनकी क्वालिटीज़ को डेवलप नहीं करना चाहते कि हम ऐसी क्वालिटीज़ अपनी पीढ़ियों के अंदर डेवलप करेंगे कि वो पूरी सोसाइटी में जहाँ जाएंगी फैलाएंगी अपना प्रकाश। ऐसी बातें कोई नहीं कहता है, कहते इतना पैसा होगा कि आने वाली 7 पुश्तें खाएंगी, ठीक है। तो वही है, सबकी मेंटालिटी यही है, सब यही चाहते हैं। तो परेशान तो एक्चुअली में ये है और खुश ये है, लेकिन चाहते सब क्या है, ये बनना, ठीक है, नहीं बन पा रहे हैं। और ये लोग क्या है, लगातार एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बाकी लोग क्या है, 1000 वाले जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, बन नहीं पा रहे, इतने हाथ पैर मारे पर बन नहीं पा रहे उनके जैसा। तो ये लोग क्या करेंगे,
बाकी लोग देखेंगे कि ये बड़े परेशान है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी जो दिक्कतें हैं वो हमारी भी दिक्कतों से मैच होती हैं, है ना। ये वाले जो सबसे गरीब हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग भी क्या है, इनके जैसे बच्चे पढ़ते हैं बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में, स्कूल्स में, फ़ॉरेन पढ़ने जाते हैं। वैसे हमारे बच्चे सब सोचेंगे हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये तो सोचेंगे हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं 10 रुपीज़ वाले, वो तो उनके पास तो खाने के लिए नहीं। लेकिन ये लोग भी कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड महसूस करेंगे, है ना। तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये 1,000 वाले के खिलाफ़ हो जाएंगे। तो जब ये लोग 1,000 वाले के खिलाफ़ हो जाएंगे तो ये सब 10 रुपये के साथ मिल जाएंगे, है ना। ये सब इनके साथ मिल जाएंगे, सब इनके साथ मिल जाएंगे और कहेंगे आओ हम सब एक हैं, चलो इनके खिलाफ़ लड़ते हैं। और ये सारे एक हो जाएंगे, जितने 1,000 वाले वो सारे लोग एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी में थी तो बहुत सारी क्लासेस, लेकिन धीरे धीरे पोलराइजेशन हो गया और सिर्फ पूरी सोसाइटी कितने में बट गई, 2 पार्ट्स में बट गई। इसी को क्या कहते हैं, एक बहुत अमीर एक बहुत गरीब, 2 पार्ट्स में जब डिवाइड हो गई तो क्या बोलते हैं इसी को हम, कि पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस हो गया, वर्गों का ध्रुवीकरण हो गया। ठीक, बहुत इजी था। यानी कि सारे लोग या तो प्रोलेटरिएट क्लास का हिस्सा बन गए, प्रोलेटरिएट्स का हिस्सा बन गए, क्लास मत लगाओ उसके आगे, ठीक है, एक बुर्जुआजीज का हिस्सा बन गए, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लास कॉन्फ्लिक्ट में, है ना, ये भी एक कॉज होता है। फिर आपका नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू बाय द कैपिटलिस्ट्स या बुर्जुआजीज, ठीक है। कैपिटलिस्ट और बुर्जुआजीज सेम है। ये लोग क्या कर रहे हैं, पूंजीपति वर्ग द्वारा अतिरिक्त मूल्य का संचय, बुर्जुआ लोगों के द्वारा अतिरिक्त मूल्य का संचय, सेम चीज़ है। अतिरिक्त मूल्य आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, डायलेक्टिसिज्म में बताया था, उसको रिवाइज करो, सोशो पॉइंट्स है, अब उसको दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये भी एक कॉज है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, दरिद्रीकरण में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन पॉपुलराइजेशन, ये भी एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है जो कि पूछा जाता है, दरिद्रीकरण में वृद्धि। दरिद्रीकरण में वृद्धि बहुत इजी है, क्या बताओगे इसमें। देखो, पॉपुलराइजेशन मतलब गरीबीकरण, है ना, गरीब बनना। तो उस वर्ड से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो, वो जो मार्क्स हैं वो कहते हैं कि जो श्रमिक हैं उनके शोषण में, उनके एक्सप्लॉयटेशन में जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है, वो बढ़ता जाता है शोषण, वैसे वैसे क्या होता है, जो आपका प्रोलेटरेट क्लास है, सर्वहारा वर्ग है, उसमें गरीबी बढ़ती चली जाती है ना। अब देखो, जैसे कैपिटलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, लगातार अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। और ये जो बहुत सारे क्या है, श्रमिक हैं, वर्कर्स हैं, वो लगातार इनकी फैक्ट्रीज़ में आकर के काम किए जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है, इनकी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। और कैपिटलिस्ट हर एक इंसान से क्या कर रहे हैं, सरप्लस वैल्यू का ले रहा है, सरप्लस वैल्यू ले रहा है ना, मतलब प्रॉफिट ले रहा है हर एक इंसान से। और जो कैपिटलिस्ट है वो शांति से तो बैठेगा नहीं, अब फैक्ट्री अपनी बना दी, उसके बाद वहाँ पे श्रमिक रख लिए, अब बस हो गया, ऐसा तो है नहीं। कैपिटलिस्ट क्या करता है, हमेशा सोचता रहता है, क्या सोचता रहता है, मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, कितना ज़्यादा प्रॉफिट मुझे हो सकता है, हमेशा यही सोचता रहता है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो और ज़्यादा श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन करता जाएगा। तो जैसे जैसे ये जो श्रमिक हैं जो उसकी फैक्ट्री में काम करने आ रहे हैं वो गरीब होते चले जाएंगे, और ऐसे करके समाज में धनी और निर्धन 2 ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं। और जो निर्धन होता है वो इतना ज़्यादा गरीब होता है कि वो फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है कि वो विरोध करे, संघर्ष करे, है ना। तो इस तरीके से, और जो धनी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच
और बहुत ही ज़्यादा विलासितापूर्ण, है ना, ज़िंदगी जीते हैं। अब जैसे जैसे हमारी ही सोसाइटी को ले लो, देखो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी क्लासेस हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी में, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये प्रवृत्ति है कि हम हाई क्लास के जैसे दिखें, उसके जैसे बने, है ना। और हाई क्लास आजकल ज़्यादा किसको माना जाता है, आजकल देखो इतना टिकटॉक वाला इतना ज़्यादा चला था, है ना, और भी इतने सारे वीडियोस जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस वाले वो हैं जिससे नॉर्मल पीपल, नॉर्मल अलग अलग सोसाइटी के लोग जो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, रिच नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। सबसे बढ़िया था टिकटॉक, है ना, था, अब नहीं है। तो उसमें क्या था, आप देखते हो हर एक इंसान वीडियो बनाता है, जैसे इंडिया में हर एक इंसान, हर एक क्लास का इंसान वीडियो बनाता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं आपको उसका क्लास का भी पता चलता है। फिर आप उसको क्या करते हो, कॉपी करने की कोशिश करते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, बट आप नहीं जानते, आप ये नहीं देखते हो कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, आपके पास पैसा है कि नहीं है ना, बट आप उसके जैसे बनना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि आप हमेशा हमेशा क्या करना चाहते हो, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिच दिखाना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी की सारी मटेरियलिस्टिक आपकी जो भावनाएं हैं, भौतिकवादी भावनाएं, है ना, उसकी वजह से आप यहाँ पे शो करना चाहते हो। बट यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारा क्लास है। अब जैसे गरीब हैं हमारे यहाँ, बहुत जो गरीब हैं उनका बर्थडे होता है, वो केक के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका बर्थडे आता है, वो 2 केक 3 केक लाते हैं, है ना, और केक खाते नहीं है, उसको वेस्ट करते हैं एक दूसरे के चेहरे पर लगा करके। इतना मतलब उनके पास होता है। और एक ऐसा इंसान है जो सोच भी नहीं सकता, वो अपना बर्थडे याद भी नहीं रखता है ना। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारी क्लासेस हैं। और उनके यहाँ उस टाइम पर क्या था, 2 ही क्लास थे, है ना, 2 ही क्लास में पूरी सोसाइटी डिवाइड हो गई थी, एक बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गई थी, है ना। तो इस तरीके से वो जैसे जैसे लोगों से सरप्लस वैल्यू ले रहे थे, जैसे जैसे लोगों से प्रॉफिट कमा रहे थे और बहुत ज़्यादा कमाने की सोच रहे थे, वैसे वैसे उनके यहाँ क्या हो रहा था, गरीबी बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, और गरीबी बढ़ने को ही क्या कहते हैं, पॉपुलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आपका देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, श्रमिकों में अलगाव होगा। श्रमिकों में अलगाव यानी कि एलिनेशन ऑफ प्रोलेटरिएट। एलिनेशन ऑफ प्रोलेटरिएट का मतलब होता है कि वो क्या करेगा, अब अपने को सोचेगा कि मैं बेकार हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, ठीक है, मेरे पास इतनी क्रिएटिविटी है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। इस तरीके से वो असंतोष आ गया उसके अंदर, ठीक है, अनरेस्ट आ गया, फिर वो निराश हो गया। फिर वो अब देखेगा कि मैं कैसे मतलब अपने को रीस्टोर कर सकता हूँ, मतलब जो भी मेरे साथ हुआ उसको मैं कैसे बदल सकता हूँ, बट अभी तो मैं बहुत निराश हूँ, है ना। अलगाव को क्या बोलेंगे, जो निराशा हताशा होती है, क्रिएटिवनेस अपनी जो नहीं दिखा पाते हैं लोग, अपने आप को अर्थपूर्ण नहीं महसूस कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, इन सब चीज़ों का अवसर नहीं मिल पाता है। इसके कारण इसी वजह से वो जो काम करते हैं उससे वो लोग अलगाव महसूस करते हैं। अब जैसे आप ही लोग हो अगर मम्मी पापा कह देते हैं नहीं आपको इसी स्ट्रीम में जाना है, बच्चा कहता है नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, बेटा फादर कहते हैं, कोई लड़की को ले लो, है ना, वो कहती है अगर मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, फादर कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारे लिए सही नहीं है इंजीनियरिंग, वो कहती है नहीं नहीं पापा मेरे पास बहुत नॉलेज है और मैं क्लियर भी कर सकती हूँ, सारे एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फादर कहते हैं नहीं बेटा तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें घर पे रहना है और तुम्हें परिवार संभालना है, तुम ऐसा करो टीचिंग वाली जॉब कर लो, तुम्हारे लिए बेस्ट है, जाओ तुम बीए करो जा करके। अब एक लड़की जो मैथ्स भी आता है उसको सब कुछ आता है ना, और वो क्या कर सकती है, सब कुछ बीट कर सकती है सारे एग्ज़ाम्स, और वो कह रही है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सब कुछ क्लियर कर लूँगी। बट फादर उसके कह रहे हैं नहीं बेटा तुम जाओ बीए करो जा करके। तो जब वो बीए करने जाएगी, है तो उसके पास बहुत सारा टैलेंट, वो वहाँ पर भी टॉप कर सकती है, बट अब उसको वहाँ पर मन नहीं लगेगा उसका, क्योंकि उसे लगेगा मेरे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। ये यहाँ पर जो बीए वाला जो है वो
वो तो टीचिंग के लिए है, मुझे टीचिंग करनी ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या करेगी, अब उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा क्योंकि उसे टीचर तो बनना नहीं है, ठीक है, अब उसे इंजीनियर बनना है। तो इसे कहते हैं एलिनेट होना, इसे कहते हैं अलगाव महसूस करना, कि उसको अपनी क्रिएटिवनेस, उसको अपना टैलेंट दिखाने का सही अवसर नहीं मिल रहा है, और वो जो काम कर रहा है इस वक्त, जो काम कर रहा है उसमें उसका मन नहीं लग रहा है, उससे अपने आप को अलग महसूस कर रहा है और कह रहा है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, ठीक है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, इस तरीके की चीज़ें। अब आप देख रहे हो ना, अब वो मेंटली भी बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया है पूरी तरीके से। अभी तक क्या था, उसके पास खाने के लिए नहीं था, कुछ नहीं था, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। अब बिल्कुल वो मेंटली बिल्कुल हराश हो चुका है एक तरीके से। अब क्या होगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट कॉज क्या होगा आपकी कॉन्फ्लिक्ट की प्रोसेस में? नेक्स्ट कॉज, इंक्रीज इन द सॉलिडारिटी या यूनिटी, वर्ग एकता में वृद्धि। अब क्या होगा, सारे लोग एक दूसरे से बात करेंगे, एक जगह कलेक्ट होंगे, फिर वो अपनी मांग रखेंगे, है ना, और मांग पूरी करने के लिए वो संघर्ष करेंगे। तो इस तरीके से वो लोग एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो इंक्रीज इन सॉलिडारिटी हो गया। फिर क्या होगा, अब आएगी मेन चीज़, वो क्या होगा, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रांति, तो क्रांति में क्या होगा, अब भाई बिल्कुल पीक पॉइंट पे पहुंच गई सारी चीज़ें, बहुत हो गया भाई, बुर्जुआजीज बहुत हो गया, आपने बहुत कर लिया, अब हम आपकी एक नहीं सुनने वाले, अब हम क्रांति करेंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्रांति को तो जानते हो ना क्या होता है, पूरा रेडिकल चेंज हो जाता है, पूरा अमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल जो पहले वाली व्यवस्था है वो बिल्कुल बदल जाती है, फिर एक नई व्यवस्था आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्रांति हुई, जब पूंजीवादी की संपूर्ण संरचना को उन्होंने नष्ट कर दिया, कैपिटलिस्ट के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया उसका, फिर आता है आपका नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। बुर्जुआजीज नहीं अब रह गया, अब प्रोलेटरिएट हो गया, अधिनायकवाद हो गया किसका, सर्वहारा वर्ग का, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास कॉन्फ्लिक्ट की प्रोसेस का लास्ट स्टेज आ जाता है जब प्रोलेटरिएट जीत जाता है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद हो जाता है, ठीक है, मतलब वो जीत गया। तो अब क्या है, अब सारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारा किसके हाथ में आ गया, सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ गया, यानी कि डिक्टेटरशिप प्रोलेटरेट के हाथ में आ गई। अब किसी का शोषण नहीं होगा, सब लोग इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, एक सोशलिस्ट सोसाइटी आएगी, समाजवादी समाज आएगा, जिसे क्या कहेंगे, वर्ग रहित समाज, जो क्या होगा, क्लासलेस होगा, कोई ऊंच नीच नहीं, सबका कल्याण होगा और सबका विकास होगा, ठीक है, किसी से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, किसी को भूखों मरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ये इमेजिनेशन है, ये लास्ट स्टेज इमेजिनेशन है, वो हुआ नहीं, ठीक है, वो हुआ नहीं। मार्क्स ने कहा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा कि क्रांति होगी और कैपिटलिस्ट हट जाएंगे और जो श्रमिक हैं वही लोग इक्वली सब कुछ रिसोर्सेज डिवाइड करके आराम से रहेंगे, है ना। तो आप जानते ही हो आजकल क्या हो रहा है, अभी भी कैपिटलिस्ट हैं, कौन है, जय जियो, है ना, और ये आपके जितने ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, तो ये सारे गए नहीं हैं अभी, है ना। तो इस तरीके से क्या है, मार्क्स ने कहा कि जो आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, अंतर विरोध होते हैं और व्यक्तिगत संपत्ति तथा राज्य के प्रभुत्व को इसमें समाप्त किया जा सकता है ना, ऐसा सब पॉसिबल है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई, ये पॉपुलराइजेशन, ये सारी चीज़ें आपका पॉपुलराइजेशन, और उसके बाद जब पूरा एलिनेशन तक पहुँचे ना, तो ये सब बिल्कुल रियल है। उसके बाद जो मार्क्स ने बताया अपनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी में, वो सब उनका इमेजिनेशन था, ठीक है। इसीलिए इनकी इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी लोगों ने किया, ठीक है, क्योंकि देखो आप देख रहे हो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उनकी थ्योरी बिल्कुल ख़राब है, बेकार है, किसी लायक नहीं है, ऐसा तो है नहीं, है ना। अभी भी आप देखो, पढ़ते हो उसको, लेकिन सर्वहारा वर्ग का स्वामित्व तो नहीं हुआ, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आप
इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि हर सोसाइटी में आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मीट पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग।